नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं बिग एंड बोल्ड, जहां बताते हैं आपको बड़ी खबर बेबाक अंदाज में। और मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी। आपको बताऊंगा बिग एंड बोल्ड में आज की 24 में फिर मोदी सरकार, अयोध्या टू अबू धाबी कैसे हो रही है जय जयकार। पूरी खबर बिग एंड बोल्ड के स्पेशल एडिशन के साथ आपको बताऊंगा। जेडीयू के अध्यक्ष बने नीतीश कुमार, इंडी गठबंधन में क्यों मचा हाहाकार, यह खबर भी बिग एंड बोल्ड में आपके सामने होगी। साउथ चाइना सी में हिंद का बजा डंका, लेकिन चीन क्यों भड़का, ये पूरी खबर बिग एंड बोल्ड में आपके सामने होगी। तो वहीं नए साल में मोदी सरकार का बम्पर तोहफा क्या है, पेट्रोल डीजल कब से 10 रुपए सस्ता मिलने लग जाएगा, ये बिग एंड बोल्ड में पूरी खबर आपके सामने होगी। लेकिन मोतिहारी में सड़क पर उस वक्त लोगों की भीड़ जुट गई जब एक बड़े ट्रक पर लदा विमान वहां एक फ्लाईओवर के नीचे फंस गया। इस पुराने विमान को एक कबाड़ व्यवसायी ने मुंबई में नीलामी के दौरान खरीदा था। जब ट्रक पर लदा वो विमान मोतिहारी पहुंचा तो ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से फंस गया, जिसकी वजह से करीब 2 घंटे तक एक तरफ की सड़क पर गाड़ियों का लंबा जाम लग गया। कुछ लोग तो विमान के साथ फोटो खींचने लगे। इसके बाद ट्रक के पिछले टायरों की हवा को कम किया गया और तब जाकर के उस विमान को वहां से आगे भेजा गया। वहीं 30 दिसंबर को पीएम मोदी के अयोध्या दौरे की तैयारियां तेज हो चुकी हैं और आज सीएम आदित्यनाथ योगी ने उन तैयारियों का जायजा लिया, उनकी समीक्षा की। आपको बता दें कि सीएम योगी ने उन तमाम जगहों का दौरा किया जहां कल पीएम मोदी जाने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी मंदिर गए, सबसे पहले वहीं गए। प्रथा है कि आप अयोध्या के कोतवाल के यहां माथा टेक लेंगे तो आपके सारे काम हो जाएंगे, बजरंगबली का आशीर्वाद लिया। उसके बाद पीएम मोदी कल अयोध्या रेलवे स्टेशन और महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इनकी सुरक्षा को लेकर एसपीजी ने भी ड्रिल की। तो एक तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी है, दूसरी तरफ अबू धाबी में भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। इसका उद्घाटन 14 फरवरी को होगा, जिसके लिए पीएम मोदी को खास न्योता भेजा गया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। यह अयोध्या के मंदिर की तरह काफी भव्य है और शानदार, अद्वितीय है। मंदिर करीब 55,000 वर्ग मीटर में बन रहा है और इसे भारतीय कारीगरों ने तराशा है। उसकी एक प्रतिबिंब, उसका छवि आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस मंदिर की ऊंचाई जो है 108 फीट, बनाने में 700 करोड़ रुपए लगे। मंदिर में 40,000 क्यूबिक मीटर संगमरमर और 180,000 क्यूबिक मीटर बलुआ पत्थर भी लग रहा है। तो प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी नजदीक आ रही है। पूरा देश राममय है, देश भर में दिए जल रहे हैं। लेकिन शुभ घड़ी के मौके पर विपक्षी नेताओं के दिल जल रहे हैं। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। राम मंदिर के नाम पर विपक्ष की ओर से हर रोज नए बयान आ रहे हैं। कांग्रेस जैसी पार्टियों को तो वोट बैंक के ध्रुवीकरण का डर सता रहा है। ताजा बयान राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का, जो राम मंदिर को चुनाव जीतने का जुमला बता रहे हैं। अशोक गहलोत आरोप लगा रहे हैं कि वोट बैंक के लिए बीजेपी राम मंदिर का राजनीतिकरण कर रही है। ये तो चुनाव जीतने के जुमले हो गए। हम तो सब राम के भगत हैं, हिंदुस्तान पूरा राम के भगत है। तो इन्होंने क्या किया, उसको भी राम के नाम को भी इन्होंने राजनीति से जोड़ दिया चुनाव में वोट लेने के लिए। ये तो चुनाव जीतने के जुमले हो गए। हम तो सब राम के भक्त हैं, हिंदुस्तान पूरा राम का भक्त है। तो वहीं कांग्रेस के ही दूसरे कद्दावर नेता सिद्धारमैया अलग तर्क दे रहे हैं। कनाडा के सीएम सिद्धारमैया का कहना है कि हिंदू और हिंदुत्व दोनों अलग अलग हैं। ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳೋದು ಸಾಫ್ಟ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಹಿಂದುತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾರ್ಡ್ ಐ ಮೀನ್ ಹಿಂದುತ್ವ ಬೇರೆ ಹಿಂದೂ ಬೇರೆ। सवाल है कि कांग्रेस को आज क्यों कहना पड़ रहा है कि वो भी राम के भक्त हैं। ये बात सच कि कांग्रेस के कई नेता राम मंदिर बनाने में रोड़ा थे, लेकिन आज भव्य मंदिर बनकर तैयार है तो कांग्रेस को 2024 में वोट बैंक का डर सता रहा है। और अब बात दिल्ली में इजरायल एम्बेसी के पास हुए धमाके की, जिसका जामिया कनेक्शन सामने आया। इजरायली एम्बेसी के पास हुए धमाकों के तार जामिया नगर इलाके से जुड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। दोनों संदिग्धों ने जामिया नगर से पृथ्वीराज रोड के लिए ऑटो लिया। यह खुलासा पुलिस की पूछताछ में फिलहाल हुआ है और उस ऑटो ड्राइवर ने किया जिसमें बैठकर दोनों संदिग्ध पृथ्वीराज रोड के लिए निकले थे। ऑटो चालक ने पुलिस को बताया कि संदिग्धों को हिंदी नहीं आती थी, दोनों इंग्लिश में बात कर रहे थे। ऑटो ड्राइवर ने संदिग्ध से 150 रुपए किराया लिया था। पुलिस ने जब सीसीटीवी की मैपिंग की तो संदिग्ध ऑटो में बैठे इंडिया गेट की तरफ जाते दिखाई पड़े। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संदिग्धों ने पृथ्वीराज रोड से कर्तव्य पथ के लिए एक दूसरा ऑटो लिया।
के दंगल में नीतीश शिक्षित हो चुके हैं। ना खुदा मिला ना विसाले सनम, पूरी खबर बताऊंगा आपको, लेकिन पहले देखिए कि अयोध्या धाम पहुंची अमृत भारत ट्रेन। पीएम मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या से मिथिला को जोड़ने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये ट्रेन अयोध्या धाम स्टेशन पहुंच चुकी है। ओडिशा में बीएसएफ ने नक्सलियों की बड़ी साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने कोरापुट और मलकानगिरी में नक्सलियों के हथियारों का जखीरा बरामद किया। हथियारों की एक खेप अलूरकोटा गांव के जंगल में छिपाकर रखी गई थी। बरामद किए गए हथियारों में बंदूकें, हथगोले और जिलेटिन की छड़ें शामिल हैं। बेंगलुरु के अपार्टमेंट में 9 साल की लड़की मृत पाई गई। लड़की की लाश स्विमिंग पूल से बरामद हुई। लड़की की मौत करंट से होने का अंदेशा जताया जा रहा है, लेकिन पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। अपार्टमेंट के लोगों से गहन पूछताछ जारी है। पंजाब के गुरदासपुर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को जब्त किया। किसानों को खेत में गिरा ड्रोन मिला। उन्होंने इसकी खबर बीएसएफ को दी। जांच में पता चला कि पाकिस्तानी ड्रोन है। बीएसएफ हर एंगल से पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में घर से 5 नरकंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि बंद पड़े घर में 5 लोगों के नरकंकाल मिले हैं। एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक अभी साफ नहीं हो पाया कि मृतकों ने सुसाइड किया या किसी और वजह से मौत हुई। मृतक परिवार के करीबियों के मुताबिक पूरा परिवार एकांत जीवन जीता था और गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहा था। तो जेडीयू को लेकर जिस बात के कयास पिछले कई दिनों से लगातार लगाए जा रहे थे, आज आखिरकार उस पर मोहर लग गई। जेडीयू की कमान ललन सिंह के हाथ से ले ली गई है और अब नीतीश कुमार के पास वो कमान पहुंच चुकी है। दिल्ली में जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। उसमें राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पार्टी के भी अध्यक्ष बन गए। मीटिंग में ललन सिंह ने ही नीतीश कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। उसके बाद बाकी नेताओं ने इस पर सहमति जता दी। अब नीतीश संगठन और सरकार बिहार में दोनों के बॉस हैं। अब जब तीर की कमान एक बार फिर नीतीश के हाथ में है तो देखना यह दिलचस्प है कि क्या नए साल में नीतीश नई तरह की राजनीति करते हैं कि नहीं। वहीं समंदर में भारत का डंका चीन क्यों भड़का, खबर पर पूरी डिटेल, लेकिन पहले देखिए राम मंदिर के बहाने शशि थरूर का मोदी सरकार पर अटैक। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सियासी घमासान बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने मंदिर के बहाने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। थरूर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि राम मंदिर का उद्घाटन करके बीजेपी मोदी को हिंदू हृदय सम्राट की तरह पेश कर रही है। शशि थरूर ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इसके तुरंत बाद लोकसभा चुनाव की तारीखें घोषित की जाएंगी। कल पीएम मोदी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। इस अत्याधुनिक एयरपोर्ट में एयरबस A321 और बोइंग 737 जैसे हाईटेक और बड़े विमान उतर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या आने वाले वीआईपी इसी एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा समारोह में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर करीब 100 प्लेन्स की लैंडिंग का अनुमान है। लोकसभा चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी में घमासान मच चुका है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए कहा कि बंगाल में सिर्फ टीएमसी ही बीजेपी को हरा सकती है। इसी के साथ ममता ने कांग्रेस और लेफ्ट को साफ संदेश दिया कि बंगाल में टीएमसी अकेले बीजेपी से लड़ेगी। सीट शेयरिंग को लेकर किसी के साथ समझौता नहीं किया जाएगा। इंडी में अभी सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं हो सकी, लेकिन ममता ने इससे पहले ही अपने इरादे साफ कर दिए। उल्फा का केंद्र और असम सरकार के साथ समझौते के बाद असम में दशकों पुराने संघर्ष का अंत हो गया। इसके बाद उल्फा के कैडर सरेंडर करेंगे और मुख्यधारा में शामिल होंगे। पिछले 1 साल से भारत सरकार इस शांति समझौते पर काम कर रही थी। गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में शीर्ष अधिकारी उल्फा के नेताओं से बात कर रहे थे। संसद से पारित होने के बाद मुख्य चुनाव और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी। शीतकालीन सत्र में इस बिल को संसद के दोनों सदनों से पास कराया गया था। विपक्षी दलों ने बिल का विरोध करते हुए कहा था कि इसमें चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। तो वहीं सरकार ने कहा था कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है। इस संशोधन विधेयक के बाद भी निष्पक्ष ही रहेगा।